फ्रेंड्स, पिछले भाग में आपने पढ़ा था, मैंने बताया कि हाँ, दीदी का फ़ोन आया था 1-2 दिन पहले मुझे इनवाइट करने के लिए। मोहिनी चाहती थी कि दीदी के लिए एक अच्छी सी साड़ी उसकी तरफ से मैं तैयार करवा दूँ और जीजा जी के लिए मार्केट से गिफ्ट ले लेंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं तैयार करवा दूँगी। आप भी जा रही हैं लंच पर? विपिन जी ने पूछा तो मैं अचकचा गई। हाँ भाई, भाभी जाएगी। हम दोनों का रिश्ता दीपाली दीदी से बराबर का है। अब आगे। हाँ मोहिनी दीदी, मैं जानता हूँ कि इनका रिश्ता भी तुम्हारे बराबर ही था, पर अब तो नहीं है ना। तो फिर जिसकी वजह से रिश्ता था वो वजह ही ख़त्म हो गई, तो फिर क्या सेंस बनती है इनकी उन रिश्तों को निभाने की। भाई क्या बात कर रहे हो? तुम ये कह रहे हो कि अब मुझे केशव और दीपाली दीदी से रिश्ता तोड़ लेना चाहिए? मैं उन दोनों की बातें सुन रही थी और मोहिनी मेरी तरफ देखने लगी कि जैसे कह रही हो कि मैं चुप क्यों हूँ। विपिन जी, आपने ठीक कहा कि मेरा पति से रिश्ता टूट गया है तो उनके भाई बहन से रिश्ते क्यों निभा रही हूँ। मैं बस इतना ही कहूँगी कि आप प्रैक्टिकल सोच रहे हैं, पर मैं भावनाओं से सोच रही हूँ। मेरे पति के छोटे भाई बहन ने मेरा हमेशा ध्यान रखा, मुझे सपोर्ट किया और आज तक कर रहे हैं। मेरी सास ने मेरा हमेशा माँ बनकर साथ दिया, तो एक रिश्ता टूटने से वो रिश्ते मैं नहीं तोड़ सकती। मेरी बात सुनकर विपिन जी बोले, ठीक है, ये आपकी अपनी राय है। अगर आप इन रिश्ते को निभाती रही तो आप अपने लिए आगे सोच नहीं पाएंगी। आगे पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। अभी तो हमें आज जो अच्छा मिल रहा है उसको खुले मन से जीना चाहिए। आपसे बातों में कोई नहीं जीत पाएगा। मैं आपकी सोच की रिस्पेक्ट करता हूँ, पर आप जैसे लोग कम होते हैं, और होते भी हैं तो उन्हें इमोशनल फूल्स कहा जाता है। विपिन जी को अपनी बातों का जवाब पसंद नहीं आया, तो आखिरी बात में व्यंग था गुस्सा मुझे समझ नहीं आया, पर मैंने कुछ और बोलना ठीक नहीं समझा। भाई, तुम्हें बेशक भाभी इमोशनल फूल लगेगी, तुम्हें ही क्यों, मुझे भी शुरू में भाभी और अपनी सास ऐसे ही लगी थी, ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनल। पर मेरी सास ने जो अपनी वसीयत बनाई उससे पता चला कि कितनी प्रैक्टिकल थी वो। उसके बाद ही आद्या भाभी को जानने का मौका मिला, तो पता चला कि जिन्हें हमारे जेठ जी कम पढ़ा लिखा समझकर छोड़कर चले गए थे, वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। इतना कुछ होने के बाद भी ये हमें अपने परिवार का हिस्सा मानती हैं, और हम भी हमेशा इनके साथ हैं। समझा भाई? अभी तुम जानते ही कितना हो, इसलिए इतनी जल्दी राय मत बनाओ। ठीक है, रिलैक्स, समझ गया। दो औरतों को नाराज करना अफोर्ड नहीं कर सकता, वो भी जब इतनी सुंदर हो, कहकर वो खुद ही हंस दिए। मोहिनी की बातें सुनकर मन को थोड़ी शांति मिली। एक अनजान सा डर लगता रहा है अब तक कि पता नहीं वो कब क्या कर देगी। कम से कम उस दिन डर कुछ तो कम हुआ था। जब तक विपिन जी आसपास रहते तो कुछ अजीब सा एहसास होता था। शायद उनका खुलकर बोलना मुझे पसंद आ रहा था, या फिर मुझे बेवजह देखते रहना। तकरीबन रोज़ ही वो रात को फ़ोन करते थे। दिन भर की बातें वो मुझे बताते और धीरे धीरे मैं भी बताने लगी थी। किसी दोस्त की कमी महसूस करती थी जो धीरे धीरे विपिन जी भरते जा रहे थे। दीपाली दीदी के घर मैंने नंदा को भी ले जाना चाहा, पर उसने मना कर दिया। वो बोली, आप जाओ, मैं नीचे ध्यान रखूंगी और शाम को इनको चाय नाश्ता दे दूंगी, आप आराम से आ जाना। मैं जानती थी कि मनीष के आसपास रहना नंदा को अच्छा लगता है, उसको खिलाकर उसको खुशी मिलती है, और वो एक दिन भी छोड़ना नहीं चाहती थी। वैसे तो उसकी पढ़ाई पूरी हो गई थी, पर उसको यहाँ ठीक लग रहा था, तो ये मेरे लिए भी ठीक था। काफ़ी काम जो संभाल लेता है। दीपाली दीदी के घर पर सबसे मिलना हुआ। मोहिनी के पापा तो नहीं आए थे, पर उसके साथ विपिन जी और उनकी माता जी आई थी। सबसे बहुत अच्छे से मिली वो, और जब मैंने नमस्ते की तो बोली, जितना सुंदर काम करती हो, खुद भी बहुत सुंदर हो तुम। सबके सामने इस तरह अपनी तारीफ सुनकर समझ ही नहीं आया कि क्या कहूँ, बस हाथ जोड़ दिए। बहुत अच्छा लगा था सबसे मिलकर। जीजा जी बहुत ही सहज और सरल हैं, तो ऐसे ही बातों बातों में बोले, अब बस आध्या के लिए कोई अच्छा सा लड़का मिल जाए तो हम शादी कर दें, तो हमारी ये जिम्मेदारी पूरी हो जाए।
क्यों केशव, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? साथ ही उन्होंने केशव भैया को भी शामिल कर लिया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा सोचा आप लोगों ने। मैं खुद इनसे कुछ दिन पहले यही बात कह रहा था। ये विपिन जी ने कहा तो सबका ध्यान इन पर गया, तो मोहिनी ने बात को संभाल लिया। हाँ जीजा जी, मैं और भाई थे वर्कशॉप पर, तब हम दोनों भी यही बात कर रहे थे। क्या जीजा जी, आपको मैं बोझ लगती हूँ जो मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हो? और केशव भैया आप भी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। कहते हुए मेरी आंखों में आंसू आ गए। बहुत दिनों के बाद आंसुओं से मेरी मुलाकात हुई थी। शायद उस दिन सबका प्यार पाकर दिल भर आया था। क्या भाभी, आप भी कैसी बातें करती हैं? आप हम पर बोझ नहीं हैं। हम चाहते हैं कि आपका अकेलापन दूर कर दें। केशव भैया समझाते हुए बोले। बिल्कुल ठीक कह रहा है केशव, जीजा जी ने मेरे सर पर अपना हाथ रखते हुए कहा। रिश्ते में तुम बड़ी हो हम चारों से, पर उम्र में छोटी हो। आध्या, जिंदगी लंबी है। मेरा साला तो बेवकूफ़ निकला जो हीरे को छोड़ गया, पर तुम मेरी बहन जैसी हो, तो घर तो बसाना है। और अब तो तुम सेल्फ डिपेंडेंट हो गई हो। अपने आप को दूसरा मौका देकर तो देखो। ठीक है, मैं सोचूंगी इस बारे में। पर क्या आज सिर्फ बातें करनी है या कुछ खाना भी है? मैंने माहौल को बदलने के लिए कहा तो विपिन जी बोले, हाँ प्लीज़ कुछ खिला भी दीजिए, बहुत भूख लगी है। सीरियस वाला माहौल विपिन जी की उस बात पर हंसी में बदल गया। खाना खाकर चाय पीकर मैंने उनसे विदा ली और बाहर आ गई। चलो भाभी, मैं आपको छोड़ आता हूँ। अभी तो ये सब बातें कर रहे हैं। केशव भैया बाहर आ गए। नहीं भैया, आप सब लोग बातें कीजिए, मैं चली जाऊंगी। अरे जीजा जी, आप रहने दीजिए, वो बिजनेस वूमेन है, अपने आप चली जाएगी। विपिन जी भी बाहर आ गए। नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है, चलिए आप ही छोड़ दो। केशव भैया अपनी कार की तरफ बढ़े तो विपिन जी ने कहा, आप दीदी और सबके साथ बैठिए, मैं छोड़ आता हूँ और हमारा सामान कितना तैयार हुआ वो भी देख लूँगा। ऐसा हो तो तुम छोड़ ही आओ विपिन, पर तुम वापस आ जाओगे ना? कहीं रास्ता ना भूल जाओ। टेंशन मत लीजिए दीपाली दीदी का घर नहीं भूलूँगा। अब कार में हम दोनों ही थे, दोनों ही खामोश बैठे थे। अचानक वो बोले, सॉरी आध्या जी, उस दिन मैंने बहस की, पर आज की बातों को सुनकर लगा कि इमोशनल होना बुरा नहीं है। आपकी सब रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि आपने रिश्तों को बांध कर रखा है। मुझे जब मोहिनी दीदी ने बताया था आपके बारे में, तो सोचा था कि कोई इतना अच्छा भी कैसे हो सकता है, पर अब लग रहा है कि आप अच्छे हो तो आपके आसपास के लोग अपने आप अच्छे हो जाते हैं। अब आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं इतनी तारीफ करके और सॉरी बोलकर। आध्या मैं विदेश में काम करके बोर हो गया था, अब मैं अपने देश वापस आ गया हूँ। माँ का भी मन अच्छे से नहीं लग पाया, तो मैं यहाँ से बिजनेस की शुरुआत करने जा रहा हूँ। तो मेरे साथ काम करना चाहोगी? आपके साथ काम? मुझे तो यही आता है जो मैं कर रही हूँ। मैं अपने अलग अलग जगहों पर स्टोर्स खोल रहा हूँ। एथेनिक स्टोर, जहाँ औरतों के दुपट्टे से लेकर लहंगे तक होंगे। तो मेरे पहले स्टोर के लिए कुछ ऑर्डर रेडी कर दोगी? ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं ज़रूर करूँगी। आप सारी जानकारी हमसे शेयर कर दीजिएगा, काम हम कर देंगे। मैंने कहा तो वो खुश हो गए। आप हमें सैंपल्स देना, हम एस्टीमेट बता देंगे, और अगर डिज़ाइनर कोई आपका हो तो उन्हें भेज दीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या बात है, आप तो काम की बात करते हुए बिल्कुल प्रोफेशनल टोन में आ जाती हैं। विपिन जी ने कहा तो मैं भी खुलकर ही अपनी बात बोली कि आपने मुझसे पूछा काम के लिए, तो काम की बात करते हुए तो इमोशनल होने से काम नहीं चलेगा विपिन जी। आप एक टाइम में एक ही स्टोर खोलेंगे या एक साथ और जगहों पर भी? नहीं, पहले एक से शुरू करता हूँ, फिर आगे देखता हूँ कि एक साल में ही दूसरा ओपन करता हूँ या कुछ टाइम बाद। ठीक है विपिन जी, आप किसी और को भी साथ लाना चाहें तो किसी दिन आ जाइएगा, फिर बैठकर बात कर लेंगे। ठीक है, मैं आता हूँ 1-2 दिन में आपके पास। बातों में रास्ते का भी पता नहीं चला और हम पहुँच गए।
वो गाड़ी से बाहर निकलकर मेरे पास आ गए और अपना हाथ आगे बढ़ाकर बोले, अब हाथ तो हम मिला सकते हैं, साथ बिजनेस करने वाले हैं। जी ज़रूर कहकर मैंने भी अपना हाथ आगे कर दिया। बहुत गर्मजोशी से हाथ मिलाकर चले वो तो चले गए, पर मेरा हाथ काफ़ी देर तक उनके हाथ की गर्माहट महसूस करता रहा। सच कहूँ तो उनका मेरे साथ काम करने की बात गले तो नहीं उतरी थी, पर मैंने जाहिर नहीं होने दिया। हाँ, पर मुझे उनसे बात करना तो अच्छा लगता है। क्या औरत और आदमी का एक ही रिश्ता हो सकता है? क्या हम दोस्त नहीं हो सकते? ये बात कहती हुई अपने आप से तो जो मेरे अंदर की आद्या है ना, वो मुझे डरपोक कहती है। 2 दिन बाद ही विपिन जी और उनके साथ एक लड़की आई जिसका नाम रोशनी था, और वो एक अच्छी फैशन डिजाइनर थी। वो मेरी वर्कशॉप को देखकर खुश नहीं दिखाई दी थी, और मुझे भी वो ऐसे देख रही थी जैसे मैं उसके स्टेटस से मैच नहीं करती। पर मुझे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ा कभी, और न पड़ेगा। वो विपिन जी से इंग्लिश में बात करते हुए कह रही थी, रियली दीज पीपल विल डू वर्क फॉर अस। यस रोशनी, ऑफ कोर्स दे मेड ब्यूटीफुल साड़ीज फॉर माई मदर एंड माई सिस्टर। विपिन जी ने उसे जवाब दिया तो वो बोली, लेट्स सी। नंदा विपिन जी को देखकर चाय बनाने जाने लगी तो मैंने उसे आंखों से रुकने का इशारा किया और उसे पानी लाने को कहा। तब तक रोशनी को वर्षा हमारी कलेक्शन दिखा रही थी। विपिन जी ने बताया कि रोशनी उनकी अच्छी दोस्त है, फैशन डिज़ाइनर थी तो उसके कपड़े भी उसी तरीके के थे, और हमारी ड्रेस डिज़ाइनर अंजलि सिंपल से टॉप और जींस में थी, वो भी ब्रांडेड नहीं थी। तो रोशनी मैडम उसको भी हिकारत भरी नज़रों से देख रही थी, कभी काम देखती तो कभी हमारा कारखाना। काफ़ी देर ये सब चलता रहा और विपिन जी भी उसकी बात तसल्ली से सुन रहे थे। काफ़ी टाइम हो गया था तो मैंने ही पूछ लिया, मिस रोशनी, आर यू सेटिस्फाइड विद आवर हैंडवर्क सैम्पल्स और नॉट? मेरी बात सुनकर बोली, नॉट मच अस जानकी, यूर वर्क इज एवरेज टाइप, आई सा गुड हैंडवर्क एट जैन सन्स। मुझे उसकी बात सुनकर हंसी आ गई, पर मैंने अपने आप को रोक लिया। जैन सन्स पर आप लोग कब गए? वहीं से अभी आ रहे हैं, क्यों क्या हुआ? मैंने पूछा तो जवाब विपिन जी ने दिया, आप वहाँ से मुझे दिखाने के लिए सैंपल्स लाए होंगे। यस, हम लाए हैं, कहकर रोशनी कार से सैंपल लेने चली गई। वापस आई तो उसके हाथ में एक सलवार सूट का बैग था। जब बैग से सूट निकाला तो जैनसन्स के टैग के साथ वीवर्स का छोटा सा टैग अटैच था, जिसे मैंने उन दोनों को दिखाया और फिर अपना विजिटिंग कार्ड भी आगे कर दिया। रोशनी का चेहरा देखने लायक था। मिस रोशनी, आपको मेरी वर्कशॉप, मेरी मैनेजर कम ड्रेस डिज़ाइनर और मेरा आउटलुक पसंद नहीं आया। काम तो आपने ठीक से देखा ही नहीं। विपिन जी, आपको कोई खुद का सैंपल क्रिएट करवाना चाहिए था अपनी फैशन डिज़ाइनर से, तभी तो आपके स्टोर पर कुछ अलग होगा तो बिकेगा। मुझे नहीं पता कि इस टाइम विपिन जी मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, पर मुझे जो कहना था कह दिया, और वो हाँ, आपने ठीक कहा कहकर चले गए। विपिन जी के जाने के बाद मैंने अंजलि को समझाया कि तुम अपने काम में परफेक्ट हो तो कोई भी आ जाए उसके सामने नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर बात किया करो। मैडम वो जो आई थी वो इंग्लिश में बात कर रही थी तो मैं बोलने में अटक रही थी, पर अब ध्यान रखूंगी। उसका नर्वस होना ठीक भी था, कोई ऐसे बात करने वाला अभी तक हमारे पास कोई आया भी नहीं था। विपिन जी के जाने के बाद मैं भी अपने कुछ ऑर्डर की डिलीवरी के लिए चली गई। उस दिन मेरे पुराने क्लाइंट्स और मेरे मकान मालिक ने मुझसे पूछ लिया, आध्या शादी करने का कुछ सोचा या नहीं? सर, अभी सोचा नहीं इस बारे में। आध्या, उम्र में मैं तुमसे बड़ा हूँ और अनुभव भी तुमसे ज़्यादा है। जिंदगी काटना और उसको जीना दोनों अलग अलग बातें होती हैं। आप ठीक कह रहे हैं सर, पर एक बार का अनुभव किसी पर भी विश्वास करने से डरती हूँ। तुम्हारी इस बात से सहमत हूँ, जल्दबाजी में फैसला मत लेना, अच्छे से सोच विचार कर परख कर ही फैसला लेना। ठीक है सर, मैं इस बात का ध्यान रखूँगी, कहा तो वो बोले, मैं तुम्हारा विचार जानना चाह रहा था कि तुम दोबारा शादी के बारे में क्या सोचती हो। अगर तुम शादी करने का सोच रही हो तो क्या तुम मेरे बेटे से शादी करोगी?
तुम तो जानती हो मेरे 3 बेटे हैं। बड़े दोनों अपने अपने परिवारों के साथ अलग रहते हैं और उनका काम भी अलग है। पर मेरा सबसे छोटा बेटा लोकेश तुम्हारा ही हम उम्र होगा शायद। 3 साल पहले उसकी शादी की थी, परंतु शादी के कुछ महीने बाद बहू मायके गई थी। वहाँ उसका एक्सीडेंट हुआ और वो नहीं रही। हम उसकी शादी करने का सोच रहे हैं, तो अगर तुम ठीक समझो तो मिलकर बातचीत करके एक दूसरे को जान लो। तुम्हें हमारा बेटा पसंद आए और उसे तुम, तो ठीक है। मुझे तो तुम पसंद हो बहू बनाने के लिए। मैं उनकी बात सुनकर समझ ही नहीं पाई कि क्या कहूँ। आद्या बेटा, आराम से देख परख कर फैसला करना। तुम्हारी न भी हो तो कोई बात नहीं। तुम्हारे साथ हमारा बिजनेस वैसे का वैसे ही रखना, तो किसी दबाव में राय मत बनाना। उनकी ये बात मेरे दिल को छू गई। इस दुनिया में अभी भी अच्छे लोगों की कमी नहीं। ठीक है सर, जब लोकेश जी चाहे हम मिल लेंगे। मेरी बात सुनकर इनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। ठीक है, मैं उससे बात करके बताता हूँ कि किस दिन उसकी छुट्टी है। क्या करते हैं लोकेश जी? लोकेश डॉक्टर है सरकारी हॉस्पिटल में। पर सर, ये तो गलत होगा। आपके डॉक्टर बेटे के लिए मैं ठीक नहीं। मैं तो बहुत कम पढ़ी लिखी हूँ, उनके लिए तो आपको उनके हिसाब से लड़की देखनी चाहिए। आध्या, जीवन सिर्फ पढ़ाई से नहीं चलता। तुम मुझे समझदार लगती हो, घर की जिम्मेदारी भी निभाओगी और अपना काम भी। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे बेटे को इस बात से कोई ऐतराज नहीं होगा। तुम पहले उससे मिलो, फिर बाकी बातें बाद में करते हैं। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।